तो चलिए, आप लगातार देख रहे हैं इस वक्त ओपिनियन पोल, सबसे सटीक ओपिनियन पोल हमारा इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, वो है असम में वीआईपी सीटों की स्थिति क्या है। अब हम असम की तरफ रुख करने वाले हैं और वीआईपी सीटों का वहां से रुख करेंगे। वीआईपी सीटों पर कौन आगे कौन पीछे, असम का हम आपको हाल बताएंगे। असम का हमने आंकड़ा आपको दिखाया था और वीआईपी सीटों पर हार जीत का अनुमान बताएंगे। असम की सीटों पर हार जीत का अनुमान बताएंगे। अरे देखिए, हमने नाम लिया असम का और इस वक्त प्रधानमंत्री का एक रोड शो गुवाहाटी से ही आ रहा है। गुवाहाटी से पीएम का रोड शो। इस बीच पहली सीट हम आपको दिखा देते हैं, जोरहाट। ये हाई प्रोफाइल इसलिए बन गई है, गौरव गोगोई वीआईपी चेहरा, युवा चेहरा और काफी करीबी माना जाता है। लेकिन होगा क्या, हम आपको बताएंगे। गौरव गोगोई कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वर्तमान में बीजेपी से तपन गोगोई यहां से सांसद, इस बार भी तपन गोगोई हैं बीजेपी के उम्मीदवार। इस बार सीट पर रोचक मुकाबला है। कांग्रेस के लिए यहां जीतना कैसा होगा अभी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये देख ले, कांग्रेस के लिए यहां से जीतना आसान नहीं है। यहां पर वीआईपी चेहरा जरूर है, लेकिन बिग फाइट चल रही है मयंक। तो चलिए अरविंद सर, ये पहली सीट जोरहाट की यहां पर क्या आपका फर्स्ट कमेंट है? इतना आसान नहीं है। देखिए, ये असम स्पेशल बना है, 2 टर्म बीजेपी का शासन रहा है और असम का मैं मानता हूं कि संगठन के हिसाब से बीजेपी मजबूत हुई है और ध्रुवीकरण भी काफ़ी हुआ है असम में, और ख़ासतौर से इस मुख्यमंत्री ने और भी ज़्यादा उसको हवा दी है। कांग्रेस के लिए इस बार एक स्पेशल चीज़ है कि उसका यूडीएफ के साथ अलायंस नहीं हुआ है। पिछली बार ये लोग मानते हैं कि उस अलायंस से उसको नुकसान हुआ था, कि उसकी छवि ये बनी कि मुस्लिम तुष्टीकरण वाली पार्टी है और ये माना जा रहा था कि जो ओरिजिनल मुसलमान वहाँ का है वो वैसे ही कांग्रेस को वोट देगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा। ये सीट वैसे पूरी तरह से ठाकुरों की लड़ाई का है, वहाँ के अपने ठाकुरों की लड़ाई का है, वहाँ के सोसाइटी के यही सबसे ताकतवर लोग हैं। लेकिन दिलचस्प इसीलिए है कि जीत पाते हैं तरुण गोगोई की नहीं, क्योंकि कांग्रेस के लिए सबसे महत्व की सीट यही है और बीजेपी ने भी अपना सारा जोर इस पर लगाया है। बिल्कुल तवेली, और देखिए भरोसा भी जताया है यहाँ पर और सामने नजर आ रहे हैं जी। अब ये रोचक मुकाबले का दरअसल क्या रहने वाला है, सीट का हाल क्या रहने वाला है, ये हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार बिग फाइट है। तो ये है रोचक मुकाबला और यहाँ पर इस बड़ी फाइट में जोरहाट से जहां पर गौरव गोगोई हार सकते हैं फिलहाल, ये एक कहीं ना कहीं शॉकिंग है इस वक्त मयंक। ये ओपिनियन पोल, बड़ा वीआईपी चेहरा हार सकते हैं, ये बड़ा ओपिनियन क्रिएट कर रहा है। रोचक आपने बता दिया, टफ बता दिया, हार सकते हैं जी। इसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये अहम कम्युनिटी का गढ़ है, इसीलिए शायद गौरव गोगोई को लेकर आया गया है। अब देखेंगे, तपन गोगोई और गौरव गोगोई दोनों ही अहम कम्युनिटी से आते हैं। इसके साथ साथ टी ट्राइब कम्युनिटी यहाँ पे मेजर फैक्टर प्ले करती है इलेक्टोरल्स में। और तीसरा जो कारण है वो बीजेपी का वेलफेयर स्कीम जो उन लोगों ने लेके आया था टी ट्राइब्स के लिए, वो कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ दिखाएगा बीजेपी के पक्ष में। ठीक है, तो अगला रुक कर लेता है महाराष्ट्र की वीआईपी सीटों का हाल क्या है। महाराष्ट्र क्या कहता है? महाराष्ट्र की कहा गया कि बहुत ज्यादा यहाँ पर भले एनडीए गठबंधन हो भले इंडी हो, तो यहाँ पर लेकर के सीटों को लेकर के दोनों फसल है। लेकिन महाराष्ट्र कहता है किसका पलड़ा भारी है। हम आपको अब महाराष्ट्र की सीट की तरफ आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की वीआईपी सीटों पर दिग्गजों की स्थिति क्या है, महाराष्ट्र की वीआईपी सीट का, महाराष्ट्र की वीआईपी सीटों का हाल क्या है, वो हम इस वक्त बताते हैं। तो पहली सीट अमरावती से, ये बेहद अहम है, नवनीत राणा। क्योंकि आपको मालूम होगा जिस तरीके से हुआ, एफिडेविट देना पड़ा, फिर कोर्ट से फैसला आया, तो यहां पर बीजेपी में वर्तमान नवनीत राणा इस सीट से निर्दलीय सांसद थी, लेकिन अब बीजेपी से है। इस बार बीजेपी के टिकट से प्रत्याशी है। नवनीत राणा की सक्रियता की वजह से चर्चित सीट बलवंत वानखड़े इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अमरावती में नवनीत राणा काफी मजबूत प्रत्याशी है। तो नवनीत राणा काफी मजबूत प्रत्याशी है। आलोक सर, आपका एक कमेंट। और नवनीत राणा बीजेपी का चेहरा, लेकिन उस वक्त भी हमने देखा जिस वक्त हनुमान चालीसा से लेकर के तमाम चीजें हुई थी, लेकिन निर्दलीय के रूप में भी उन्होंने काफ़ी जिस तरह से अपना
राम भक्त, हनुमान भक्त, ये जो सारा दिखाया, और उसके बाद बीजेपी के साथ उनका लगातार संबंध रहा, तो बीजेपी का वर्कर, आरएसएस का वर्कर पूरा उनके साथ पूरी ताकत लगाएगा। और कांग्रेस चूँकि अंदरूनी कला अपना इतना सारा गड़बड़ वहाँ पर रहा है, इस दृष्टि से कांग्रेस वहाँ इसलिए कमज़ोर है। वरना ये ठीक है कि नवनीत राणा को चुनौती दे सकते थे कुछ लोग, लेकिन कांग्रेस का पुराना स्थिति होते हुए भी, और अमरावती बड़ा महत्वपूर्ण कांग्रेस का रहा है एक समय में, उसके बाद भी नवनीत राणा ने अपने वजन बढ़ा लिया, और मुझे लगता है कि उनकी जीत जरूर हो जाएगी। अरविंद सर, आपको क्या लग रहा है? ये मुकाबला रोचक, लेकिन नवनीत राणा को एज तो है ही है, हालांकि हम बताएंगे नतीजा भी। चर्चा में रही हैं, चर्चा में रहना जानती हैं, क्योंकि शो बिजनेस से उनका रिश्ता है। लेकिन इस पूरे इलाके में मराठों का रुख क्या होता है, अभी भी मेरे ख्याल से जरांगे पाटिल अभी लगे हुए हैं जिस तरह से, वो उनका रुख भी काफ़ी कुछ तय कराएगा। और कांग्रेस कैंडिडेट मराठों के बीच तो काफ़ी मजबूत है। तो अब यही है कि मराठों का व्यवहार क्या होता है फाइनल, वो बीजेपी की तरफ या इस अलायंस की तरफ आते हैं या कांग्रेस अलायंस की तरफ जाते हैं, उस पर ये डिपेंड करेगा। सामान्य ढंग से नवनीत राणा को एज होना चाहिए। तो इस सीट पर रिजल्ट क्या है? हालांकि तो हमारे दो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ आपको हिंट दे ही दिया और बता ही दिया कि किस तरीके से जो है सीट का जारी है। अमरावती से जीत सकती है नवनीत राणा, इस बार बीजेपी की सीट से जो है चुनाव लड़ रही है, बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रही है और जीत सकती हैं। बहुत ही स्ट्रांग, शुरू से ही जो है स्ट्रांग कैंडिडेट में अंक नजर आ रही थी नवनीत राणा, और बीजेपी ने नवनीत राणा यानी कि ये सीट कहीं ना कहीं आपको जाती दिख रही है बीजेपी के खाते में। एक कारण हम लोगों के सर्वे में निकल के आया, वो ये कि अयोध्या का मतलब महाराष्ट्र में अयोध्या से रिलेटेड थोड़ा कम लोगों में झुकाव है, लेकिन ये एक ऐसा सीट है जहाँ के लोग अयोध्या को अभी भी एक प्राइम फैक्टर मान रहे हैं। तो शायद यही एक रीज़न रहा होगा बीजेपी को जब उन्होंने कैंडिडेट का चयन किया, कि क्योंकि इस कैंडिडेट ने बहुत प्रचार प्रसार किया था सनातन धर्म को लेकर, तो शायद बीजेपी ने इन्हीं कारणवश इनको लेके आया और उम्मीदवारी दी शायद। चलिए अगली सीट का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र, मैंने पहले ही कहा कि बहुत ज़्यादा अहम है, जैसा कि मयंक ने भी रुख किया। और देखिए यहाँ पर अगर सनातन का जिक्र किया जाए, अगर हिंदुत्व का जिक्र किया जाए, तो उन्होंने पहले लगातार कहा था कि राम मंदिर, राम को लेकर के, हनुमान चालीसा को लेकर के, और कुछ लोग विरोध में आ गए थे कि हम पढ़ने नहीं देंगे। तो ऐसा कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलता दिख रहा है नवनीत राणा को। बारामती का रुख कर लेते हैं। बारामती बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है भैया। सुप्रिया सुले, एनसीपी-एस, सुप्रिया सुले शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उससे उम्मीदवार है। सुप्रिया सुले पिछले 3 टर्म से यहां से सांसद है। तो ये इसलिए भी सीट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहां ननंद और भाभी के बीच में मुकाबला है। एनसीपी अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। अजीत गुट से सुनेत्रा अजीत पवार प्रत्याशी, जबकि इस बार इस पर काफी कड़ा मुकाबला है। सुप्रिया सुले की जीत की राह इतनी आसान नहीं है। ननंद है और सामने भाभी है। अब देखिए किस तरीके का यहाँ पर फाइट है। आलोक सर, ये कमेंट आपका, मतलब मैं इसका रिजल्ट बताऊंगा, पर ये अपने आप में महाराष्ट्र का बहुत ही चर्चित मुकाबला है। सबसे बड़ा, चूंकि महाराष्ट्र में शरद पवार के उत्तराधिकारी के रूप में सुप्रिया सुले को वो लगातार चाहते रहे। सुप्रिया सुले का पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अब ये परिवार की लड़ाई, अजीत पवार असल में अपने बेटे को लड़ाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के प्रेशर जो कहिए, उन्होंने कहा कि नहीं, बाप बेटा दोनों हो, इसके बजाय आप उनको खड़ा कर सकते हैं। तो उनकी पत्नी को खड़ा कर दिया, और उनमें पारिवारिक जो रिश्ते हैं, सुप्रिया सुले में शरद पवार ने शादी को कराने में अजीत पवार के शरद पवार ने ही भूमिका निभाई थी, इसलिए इस परिवार की भी लड़ाई ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन सुप्रिया सुले मेरे हिसाब से उसका पलड़ा भारी रहना चाहिए। अरविंद सर, सुप्रिया सुले का परिवार की लड़ाई है और शरद पवार की प्रतिष्ठा दांव पे है। और शरद पवार की नहीं, मैं मानता हूं कि पार्टी तोड़ने के दोनों ही प्रयास जो हुए शिवसेना और इसमें, दोनों में जो मूल पार्टी आप कहें टकरे वाली, और एक सिंपैथी उन दोनों के साथ गई है। अच्छा, संक्षिप्त 10 सेकंड में अगर मैं जानना चाहूँ अगली सीट की तरफ आगे बढ़ूं, उसका भी असर हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि महाराष्ट्र और गुजरात का जो रिश्ता रहा है ट्रेडिशनली, उसमें मोदी का असर महाराष्ट्र के इन पॉकेट्स पे
सबसे कम होगा। देश के बाकी सब इलाकों में उनका असर जितना होगा पारिवारिक लड़ाई उसकी तुलना में इन इलाकों में लेकिन मोदी एक का वक्त पर तो हमने देखा था कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दो पार्टी हो ही गई थी, लेकिन घर जाते थे, एक दूसरे का हाल पूछते थे। राजनीतिक विचारधारा कई बार अलग हो जाती है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आखिरकार ये सबसे जो इंटरेस्टिंग मुकाबला बारामती से हम देख रहे हैं, ननन भाभी सुप्रिया सुले हार सकती हैं, यहां पर सुप्रिया सुले हार सकती है। मयंक, ये बेहद हाई प्रोफाइल सीट, यही मैंने आलोक सर से चर्चा की, तो ये इंडिकेशन कैसे आ रहा है? इंडिकेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ परिवार में ही नहीं, वहाँ के जो कैडेट्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी खुद परेशान हैं। उन्हें भी नहीं पता है कि उनका वोट कहाँ जाएगा। स्विंग वोटर्स जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा कलेक्टिवली देखने को मिला, वो बारामती में सबसे ज़्यादा 80% स्विंग वोटर्स थे, क्योंकि तब तक जब तक हम लोगों ने सर्वे किया था, लोगों ने मन नहीं बनाया था कि किधर देना है वोट। तो काफ़ी सारा परेशानी उन लोगों को देखने को मिल रहा है, और ये वोट में कैसे तब्दील होता है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। चलिए, तो वोट में कैसे तब्दील होता है आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन एक और चीज़ थी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जब जिक्र किया जाता है, जब एस साथ लग गया, यानी कि एनसीपी शरद पवार है तो दूसरी तरफ अजीत पवार गुट है, तो यहाँ पर असली कौन सी है, कार्यकर्ता भी कई बार कहता है, तो यहाँ पर सुप्रिया सुले हार सकती है, ये ओपिनियन पोल कह रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कर्नाटक में वीआईपी सीटों का अनुमान क्या, आप इसका रुख कर लेते हैं। कर्नाटक में वीआईपी सीटों का अनुमान कहता क्या है? कर्नाटक की वीआईपी सीटों पर किसका पलड़ा भारी रहेगा? कर्नाटक में कौन दिग्गज आगे होंगे, कौन दिग्गज पीछे होंगे, ये हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बहुत युवा चेहरे हैं। साउथ बेंगलुरु से शुरू करते हैं। तेजस्वी सूर्या, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, युवा चेहरा, और 2019 लोकसभा चुनाव में यहां से सांसद, दक्षिण में युवा चेहरा है। बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है, और जो अपने तमाम कार्य करते रहे हैं, वहाँ से पहचान मिली। हिंदी अच्छी बोलते हैं, इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, और जो लोकल लैंग्वेज है वो भी, कन्नड़ भी बहुत अच्छी बोलते हैं। तो ऐसे में लोगों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। कांग्रेस ने सौम्या रेड्डी को टिकट दिया है। हालांकि कांग्रेस ने भी थोड़ा सा खास कॉम्बिनेशन देखकर सौम्या रेड्डी को टिकट दिया है, लेकिन तेजस्वी सूर्या, आलोक सर आपका पहला कमेंट मुझे लगता है कि तेजस्वी सूर्या बहुत डायनामिक लीडर्स में से हैं, और कर्नाटक में जिस तरह से उनको आगे बढ़ाया गया है, और उनको जैसे नई लीडरशिप जो तैयार करने का बीजेपी का अपना फार्मूला रहता है या नीतियाँ रहती हैं, उस दृष्टि से तेजस्वी सूर्या का पलड़ा इस बार ये ठीक है कि कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में और कई ऐसे विरोध होने के बाद उस समय जीत नहीं पाई है बीजेपी, लेकिन इस बार तेजस्वी सूर्या के मामले में मुझे लगता है कि उसका पलड़ा भारी रहेगा। सौम्या रेड्डी और कांग्रेस में भी अंतरकलह तो है ही, उसका भी थोड़ा नुकसान होता है, और बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है कि कर्नाटक की जितनी सीटें थी 24 वो मिलना चाहिए। ये भी एक बड़ी प्रतिष्ठा का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बड़ा प्रभाव उस क्षेत्र में पूरी कोशिश हो रही है। ठीक है अरविंद सर, यहाँ पे मतलब बीजेपी जितना लेना चाह रही है कर्नाटक से, वो उतना एज लेना चाह रही है। यहाँ पर ही बीजेपी तेजस्वी सूर्या अच्छा चेहरा, ना केवल तेजस्वी सूर्या के लिए बल्कि आसपास की सीटों पर भी उसका फायदा लेना चाह रही है। लेकिन इस मुकाबले पर आपका एक कमेंट। देखिए, तेजस्वी सूर्या बीजेपी के बड़े दुलारे रहे हैं और सबसे संभावना वाले माने जाते हैं, लेकिन अनंत हेगड़े और ये दोनों लोग ऐसी बयानबाजी के लिए भी जाने जाते हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं। अनंत हेगड़े का टिकट कट गया है, तो उस तुलना में इनको बहुत सी सेफ सीट है ये बीजेपी के लिए। मेरे ख्याल जो कर्नाटक में सबसे सुरक्षित सीटें हैं उनमें ये है। शहरी आबादी पूरी तरह से, और उसमें भी बाहर वालों की काफ़ी आबादी, तो गांव वाले जो जितने झगड़े हैं वहाँ जाति के, वो सब चीज़ें यहाँ कम से कम। इसके बावजूद मुझे लगता है कि कांग्रेस ने एक ऐसी कैंडिडेट वहाँ दे दिया है जिसकी पर्सनालिटी कभी बहुत खुली नहीं है। तो सामान्य ढंग से जो अगर प्रदेश में कांग्रेस की हवा होती है तो ये सीट भी उससे इफेक्टेड होगा, लेकिन ऐसे अभी की सब हिसाब से मेरे ख्याल तेजस्वी सूर्या बहुत आसानी से ये सीट जीत रहे हैं। बहुत आसानी से सीट जीत रहे हैं, ये कहना है अरविंद सर का। और फिलहाल ये फाइट है देख लियो, क्योंकि 22 सीटें जो है हमने ओपिनियन पोल में कहीं ना कहीं कर्नाटक को दी थी, तो जीत सकते हैं। फिलहाल मयंक का ये कहना है, यानी कि मयंक के सबसे रिसेंट सबसे बड़े सर्वे का ये कहना है, ओपिनियन पोल का कहना है कि ये वीआईपी सीट बीजेपी का एक युवा चेहरा, साउथ में किया गया इन्वेस्ट, और एक बहुत ही जिसे कहते हैं रिलायबल चेहरा। मयंक क्या कहता है, जीत सकते हैं साउथ बेंगलुरु से, बेहद सेफ सीट क्या मैं ये कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते हैं, ये वन ऑफ द सेफेस्ट सीट है बीजेपी के लिए कर्नाटका में, और एक युवा चेहरा का फायदा इनको होता दिखेगा हम लोगों को। और बहुत आसान सा सर्वे रहा है, बहुत साधारण से क्वेश्चंस में वहाँ के लोगों का झुकाव भी बीजेपी के से ज़्यादा इस युवा चेहरे पे हम लोगों को देखने को मिला।
और यहाँ पर जो अगला हम नाम देख लेंगे, देखिए किस तरीके से जो है वो बीजेपी यहाँ पर जीतती नजर आ रही है। अगला जो है वो नाम भी एक बड़े नेता का है, प्रहलाद जोशी। अपने पहली पंक्ति के नेता जब भी देखे हैं, धारवाड़ से 4 बार के सांसद हैं, धारवाड़ से सांसद हैं, बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार है। और अगर 22 तक कहीं ना कहीं टैली पहुंच रही ओपिनियन में, जो कि मैंने दिखाया था, तो शायद इसीलिए कि बीजेपी के पास कर्नाटक में अच्छी लीडरशिप है। ना केवल अच्छी लीडरशिप है, उसने आसपास भी अपने साथ जो है लीडरशिप को फ्लॉरिश किया है। कांग्रेस ने विनोद आसुती को टिकट दिया है, तो ये बिग फाइट है धारवाड़ से। तो आलोक सर, प्रहलाद जोशी और विनोद आसुती। देखिए, प्रहलाद जोशी बहुत जैसे अनुभवी, आपने भी कहा, कई चुनाव जीत चुके हैं। यहाँ भी संसदीय कार्य मंत्री के रूप में लोगों के साथ तालमेल रखना, पार्टी के नेतृत्व के साथ और अन्य पार्टियों के साथ भी उनका तालमेल रहता है। इस दृष्टि से प्रहलाद जोशी को मुझे नहीं लगता कि कोई खतरा होगा, और विकास के कार्यों में भी उन्होंने पूरी दिलचस्पी ली है। ऐसा नहीं है कि केवल हवाई नेता जैसे कई बार हर पार्टी में होते हैं। वो कर्नाटक में एक समय में जो दूसरे नेता रहे हैं, नाम उनका लेना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े विवादास्पद भी रहते थे, और ऐसी स्थिति में इनको इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। एक अच्छी छवि है, और कर्नाटक में एक सेकंड जिसको कह सकते हैं लाइन येदियुरप्पा के बाद इनको भी माना जाता है। और अरविंद सर, एक नेशनल चेहरा है। देखिए, एक सिंसियर और नए चेहरे के तौर पे प्रहलाद जोशी ने अपनी छवि बनाई है। और लेकिन धारवाड़ ऐसी सीट है जो जातिगत समीकरणों से प्रभावित होने वाली है, और काफ़ी मजबूत उस हिसाब से यहाँ कांग्रेस का परफॉर्मेंस विधानसभा में रहा है। तो ये काफ़ी टफ सीट है, वो बहुत आसान सीट नहीं है। अब अगर हवा मोदी जी की चली, जो लग रहा है कि देश में एक हवा भी उनके पक्ष में है, तो सीट ये निकल सकती है। अदरवाइज अगर विधानसभा वाली हवा जरा भी मजबूत हुई तो ये मुश्किल में फंसेगी, क्योंकि यहाँ का सामाजिक कंपोजिशन ब्राह्मणों के हक में बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए, फिलहाल ये सीट कहती है, इसका रिजल्ट तो अब दिखाएंगे। लेकिन पिछले बार हमने देखा था, क्योंकि कर्नाटक को लेकर बहुत ज़्यादा होप है बीजेपी के पास, और 4 सीटें। आपने कहा कि अगर यहाँ से जो है कांग्रेस जैसी हवा चलती है तो यहाँ पर कांग्रेस को जो सकता है। लेकिन फिलहाल ओपिनियन पोल ये कह रहा है, जनता का ओपिनियन पोल ये कह रहा है, लोगों का ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि प्रहलाद जोशी जीत सकते हैं धारवाड़ से। अरविंद सर कह रहे थे कि फिलहाल हो सकता है। और मयंक, जनता क्या कह रही थी जब आपने उनसे उनका ओपिनियन लिया? जनता को पता है कि बीजेपी यहाँ कभी भी नहीं हारी है, और जो एक मुश्त हम लोगों को देखने को मिलेगा, जो उनका झुकाव वो जनता का बीजेपी की तरफ रहेगा, और शायद चौथी बार ये वापस से वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के निकलेंगे। नहीं, लेकिन जो कास्ट का जिक्र किया, वो हम लोगों को अपने सर्वे पे नहीं दिखा, क्योंकि ये वैसे कैंडिडेट हैं जैसे नितिन गडकरी नागपुर में हैं, वैसे ही जोशी साहब धारवाड़ में हैं। तो काफ़ी लोगों से उनका जुड़ाव रहा है, बहुत कनेक्टेड नेता रहे हैं वहाँ पे। तो ये जातीय समीकरण वहाँ पे हम लोगों को हमारी फाइंडिंग्स में तो नहीं दिखी। जाहिर सी बात है, सेंटर में भी कनेक्टेड रहे हैं, वो अपने स्टेट में भी कनेक्टेड रहे हैं। और जैसा अरविंद सर ने कहा, आलोक सर ने कहा कि बेहद जो है डेडिकेटेड जो है अपने पार्टी के लिए, लीडरशिप के लिए नेता रहे हैं। अब राजस्थान में हॉट सीटों की क्या है स्थिति? राजस्थान जो कि नया इस वक्त बीजेपी की सत्ता वहां पर आई है, बीजेपी की सरकार बनी है, वीआईपी सीटों पर माहौल क्या है? अब हम आपको राजस्थान की वीआईपी सीटों के बारे में बताएंगे। राजस्थान, सबसे पहले जालोर का जिक्र कर लेते हैं। वैभव गहलोत सबसे इंपॉर्टेंट चेहरा, और अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत जालोर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी है। अशोक गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत। वर्तमान में यहां से देवजी पटेल बीजेपी के सांसद हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है दोबारा जीतने की। इस बार बीजेपी से लंबाराम चौधरी प्रत्याशी है, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी दी गई है जीत के आइए। इसी पर इस बार रोचक मुकाबला है, मुकाबला बेहद रोचक है, क्योंकि यहां पर वैभव गहलोत जालोर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और पहला कमेंट, क्योंकि वैभव गहलोत के बारे में ही कहना, हम इसके बारे में किस्सा कुर्सी का भी जिक्र करते रहे हैं कि वैभव गहलोत हो भले वहां दिग्विजय सिंह हो, पुत्रों के लिए कहना, तमाम और बातें करना चाहिए, भले वो कमलनाथ हो, यहाँ ये मुकाबला वैभव गहलोत। देखिए, मुझे लगता है अशोक गहलोत भी, जैसे पिछली बार भी वैभव गहलोत खड़े हुए थे और हार गए थे, उतना जो अशोक गहलोत ने ज़मीनी जितना काम किया था, बल्कि कुछ आरोप यदि कुछ आए तो वैभव गहलोत को लेकर के उनकी पार्टी के लोग ही, बीजेपी ने जितना उठाया उससे ज़्यादा उनकी पार्टी में भी जो सचिन पायलट गुट कहिए या और भी जो गुट रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा उनके विरोधी रहे।
सचिन पायलट अभी तक इस इलाके में नहीं गए, जबकि वो पार्टी के बड़े प्रमुख नेता हैं। वो कश्मीर से लेके मैंने दूसरे इलाकों में घूम रहे हैं, छत्तीसगढ़ के इंचार्ज हैं, वहाँ अपने इलाके का जरूर वो ध्यान दे रहे हैं। इस दृष्टि से वैभव गहलोत के लिए बड़ा, और इसलिए अशोक गहलोत पूरा खुद वहाँ लगे हुए हैं उनको जिताने के लिए। तो ये सही है कि अशोक गहलोत की गुडविल रही है जोधपुर इस पूरे इलाके में। लेकिन हाँ, वैभव गहलोत के लिए बहुत कठिन परीक्षा है। इस बार नहीं जीते तो पूरा राजनीतिक जीवन उनका आगे भविष्य चौपट हो जाएगा। और यहाँ पर अरविंद जी, लम्बाराम चौधरी सीट राजस्थान की, राजस्थान कुछ भी कर सकता है, लेकिन अभी बीजेपी जो है काफी मजबूत नजर आई है। देखिए, आमतौर पर राजस्थान के बारे में बीजेपी का स्वीप मानते हैं। कुछ सीटों पे जरूर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हुआ है, कहीं रिबेल आने से, कहीं दल बदल की वजह से। लेकिन कांग्रेस जिन सीटों पे सबसे ज़्यादा जोर लगा रही है उसमें जालौर भी एक है, और उसकी वजह अशोक गहलोत का ही गुडविल है। वैभव गहलोत का काम अपनी जगह तो अब तक कुछ ऐसा दिखा नहीं है। तो इसलिए अगर कांग्रेस इस सीट को भी न जीत पाए अपने दम से, आप ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट और रिबेल और मुकाबला रोचक है, जैसे मैंने आपको बताया। अब रिजल्ट हमारे पास आ चुका है सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा, फिर मैं मयंक के पास जाऊंगा। रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, मुकाबला बेहद रोचक। हमने आपको बताया था, आपने कहा था कि मुख्यमंत्री के पुत्र यहाँ पर जो है, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र जो है वैभव गहलोत मैदान में है, तो यहाँ पर जीत सकते हैं। जी अरविंद सर, अपनी बात पूरी आप कर सकते हैं, फिर मयंक का मैं कमेंट दूंगा। मिक्स फाइंडिंग्स हैं यहाँ पे, जो हम लोगों ने ऑन ग्राउंड निकाला, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे पिछली दफ़ा 2.5 लाख से ज़्यादा वोट से जीती थी। शायद यही एक रीज़न है जो हम लोगों को कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता है। बट एज हम लोग अगर दे रहे हैं तो हमारी फाइंडिंग्स के अनुसार कांग्रेस को ही स्ट्रॉन्ग एज है जी। मतलब अभी चुनाव जिसे कहते हैं असेंबली का हारना, और उसके बाद जालोर में क्या इतनी स्ट्रांग कांग्रेस, ये वैभव गहलोत है, अशोक गहलोत है, मतलब वोट बैंक जो कह रहा हूं जी। इनके पिताजी ने सारा जोड़ लगा दिया है, शायद इसका फायदा इनको मिलेगा। यही आपसे पूछ रहा था कि क्या ये ओपिनियन है। अरविंद सर, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। जीत रहे हैं यहां से वैभव गहलोत। अरविंद सर, देखिए, वैभव गहलोत के लिए वही बात है कि अगर ये सीट कांग्रेस नहीं जीतेगी तो मुश्किल होगी बहुत। और अभी और तक मयंक कह रहे हैं, ओपिनियन में ये कह रहे हैं कि पिता ने बहुत जोर लगाया है। वही तो, इतना अभी अशोक गहलोत का गुडविल है राजस्थान में, इतने बार चीफ मिनिस्टर रहने की वजह से भी कहिए या अपने कामकाज की वजह से, कि वो किसी एक सीट पे जोर लगाएं तो वो निकल सकता है। ठीक यही हाल बीजेपी की जो चीफ मिनिस्टर कई बार की रही हैं, उनके बारे में भी माना जाता है कि वसुंधरा जी भी अगर अपने बेटे के लिए लगी हुई हैं सब छोड़ के, तो वो सीट भी बीजेपी बहुत आसानी से निकाल सकती है। और वसुंधरा जी भी कहीं बाहर निकली नहीं है। तो ये अपने अपने लव माई लाल वाला मामला है कि मुझे तो जो पसंद करिए सो करिए, मेरे बच्चों को भी करिए। तो ये वो पॉलिटिक्स चल रही है, देखिए क्या रिजल्ट आता है। चलिए अगली सीट का रुख करते हैं। अर्जुन मेघवाल अगली सीट के साथ अगले प्रत्याशी का रुख करते हैं। वीआईपी चेहरा अर्जुन मेघवाल, वीआईपी सीट बीकानेर, बीजेपी प्रत्याशी हैं, 2009 से लगातार जीतते चले आ रहे हैं। हमने देखा है कि उस सीट से सांसद क्षेत्र में विकास कार्यों से उनकी पहचान बनी। राजस्थान में बीजेपी के बड़े चेहरों में शुमार हैं। मेघवाल के पक्ष में बीकानेर का जातीय समीकरण भी जाता है। कांग्रेस ने इसके लिए गोविंद राम मेघवाल को टिकट दिया है। अब यहाँ पर 2 मेघवाल है। अर्जुन मेघवाल हमने देखा है कि दोनों टर्म में थे और आते हैं किस तरीके से अर्जुन मेघवाल के साथ यहाँ दिया है गोविंद राम मेघवाल को टिकट। मुकाबला कैसा है ये हम मयंक से जानेंगे, ओपिनियन कैसा है। लेकिन आलोक सर, एक आपका ओपिनियन इस फाइट पर। देखिए, उनका जिस तरह से मेघवाल का पुराना एक काम वहाँ रहा है और बीजेपी का उनके वर्कर्स के साथ उनका तालमेल, और लगातार इस बार जैसा हमने कहा ना, बीजेपी ने भी, चूँकि राजस्थान बहुत प्रतिष्ठा की है, एक बार अभी विधानसभा चुनाव में, लेकिन मुकाबला इसलिए कि विधानसभा चुनाव में बहुत अंतर नहीं था कई सीटों पर, और मेघवाल का एक है पार्टी में भी थोड़ा अंदरूनी जो कलह होती है उसका भी असर रहा। लेकिन जिस जो स्थिति है उसमें बीजेपी का जीतना संभव है। बीजेपी का जीतना संभव है। अब यहाँ से जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं। अर्जुन राम मेघवाल, गोविंद राम मेघवाल आगे हैं और कहा कि जो जातीय समीकरण है उसको लेकर के यहाँ पर सीट कई बार टिल्ट भी हो सकती है। अरविंद सर, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा मायने रखता है। देखिए, पूरे राजस्थान के इस इलाके में खासतौर से जाटों की नाराजगी बीजेपी से दिखाई दे रही है और जाट खुदाई दूसरी तरफ हो रहे हैं। एक किसानों का भी मसला है, लेकिन ज़्यादातर जातिगत मामला है और वो चीज़ यहाँ इनको परेशान कर सकती है काफ़ी, क्योंकि बीकानेर ऐसा इलाका है जहाँ जाटों के वोट कई विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिसिसिव हैं। तो पिछली बार ऐसा नहीं था।
अध्यक्ष बदलने से, बीजेपी ने अध्यक्ष बदला जाट, उसके बाद से ये नाराजगी बढ़ी है और बढ़ती गई है लगातार। तो वो अगर संभल गया तो निकाल लेंगे, अदरवाइज मुश्किल होगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे। ओपिनियन क्या कहता है, ओपिनियन पोल क्या कहता है इस वीआईपी सीट का? बीकानेर से बिग फाइट, और इस वक्त हम ये देखते हैं कि सीट में जीत सकते हैं, जिसे हमारे दोनों सहयोगी कह रहे थे, अर्जुना मेघवाल। हालांकि जातीय समीकरण चलता है। मयंक फर्स्ट कमेंट, क्योंकि बहुत ही, अगर मैं ये कहूं कि बहुत ही सेफ और डिपेंडेबल चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो गलत तो नहीं हूं? और ये सीट भी बहुत सेफ है भाजपा के लिए। 2009 भाजपा के पास, 2014 भाजपा के पास, 2019 भाजपा के पास, तो ये भी एक सेफ सीट है भाजपा के लिए। और इसके साथ ही जैसा सर ने बताया, जातीय समीकरण भी एक मेजर रोल इस बार प्ले कर रहा है। विधानसभा में हम लोगों की फाइंडिंग्स थी कि जाट कहीं न कहीं कांग्रेस से रुष्ट थे, इस बार हम लोग को देखने को मिल रहा है लोकसभा में भाजपा से रुष्ट हैं। इसका भी कहीं ना कहीं वोट शेयर में फर्क पड़ता हुआ जरूर दिखेगा, बट सीट ये भाजपा के ही झोली में गिरती हुई दिखेगी। ये सीट जो है वो भाजपा के पक्ष में जाती दिख रही है। अगली सीट का मरू कर लेते हैं। फिलहाल हमने देखा कि किस तरीके से इस सीट पर बीजेपी के अर्जुना मेघवाल जीत सकते हैं आसानी से, और मैम जैसे कि कह रहे हैं कि बहुत ही सेफ सीट किसे कह सकते हैं, वन ऑफ द सेफेस्ट सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए। जोधपुर क्या कहता है, जोधपुर का ओपिनियन पोल क्या कहता है, जोधपुर की वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या कहती है, वीआईपी चेहरा क्या कहता है? गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी का एक और बड़ा चेहरा। गजेंद्र शेखावत पिछले 2 टर्म से यहाँ से सांसद हैं, क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय नेता है, खास तौर पर उनकी पहचान है। करण सिंह उचियाड़ा से कांग्रेस से प्रत्याशी है। गजेंद्र शेखावत इस सीट पर काफी प्रबल प्रत्याशी। इस सीट पर जातीय समीकरण बहुत हावी है। आइए पूरा ही बेल्ट की अगर हम बात करें तो जातीय समीकरण पूरा जो है यहाँ पर अफेक्ट करता है, लेकिन क्योंकि जैसा आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर मुकाबला है, किस तरीके से होगा, करण सिंह उचियाड़ा है, और साथ ही साथ आलोक सर, आपको ये मुकाबला कैसा नजर आ रहा है? देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी रहे हैं, और उनका वैसे विधानसभा चुनाव के समय पहले ऐसा संकेत लगता था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और जिस ढंग से सिंसियरली वो काम करते हैं, बहुत ही कमिटेड, और पार्टी के नेतृत्व के भी बड़े क्लोज हैं। इसलिए पूरी पार्टी उनके लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी खास करके उनके लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, और वर्कर्स का भी, आरएसएस ने भी, वैसे ठीक है कि जातीय समीकरण और सब होते हुए संघ का भी यही कोशिश कर रही है कि इसको तोड़ा जाए, और ऐसा न लगे कि कौन जाति के प्रभुत्व से निकाल करके जिताने की कोशिश है। इसलिए शेखावत का चांस लगता है कि जीत सकते हैं। अरविंद सर, आपका टेक से पहले की ओपिनियन पोल का रिजल्ट बताएं। देखिए, जाति के लिए बिहार बदनाम सबसे ज़्यादा, लेकिन मेरे ख्याल राजस्थान में सबसे ज़्यादा खुल के जाति का हिसाब चलता है। जातिगत संगठन, पत्रकारों के जातिगत बने हुए हैं संगठन, खुल के, वो कोई उसमें दवा छुपा मामला नहीं। तो एक जो जाटों की नाराजगी है वो है इस सीट पे, मेरे ख्याल वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ ठाकुरों की अपनी नाराजगी और अपना बंटवारा है। और ये गुजरात से एक हवा जो अभी चली है रूपाला के बयान को लेके, वो हवा इफेक्ट कर रही है राजस्थान को भी, पड़ोसी राज्य होने की वजह से और राजपूतों का दबदबा होने की वजह से। कि राजपूतों का दबदबा अब तक राजस्थान की पॉलिटिक्स में रजवाड़ों का, राजपूतों का दबदबा काफ़ी रहा है। तो वो हवा कहाँ तक पहुँचेगी, क्या पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी, उसको बीजेपी के लोग मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये देखने की चीज़ होगी। मेरे ख्याल से संघ की सारी ताकत लगने के बावजूद ये हवा आसानी से, क्योंकि संघ ने भी कई चीज़ों में, फिल्म की कंट्रोवर्सीज और कई चीज़ों को आप याद करें तो आप पाएंगे कि इसी राजपूत संगठनों को, इन्हीं राजपूत संगठनों को हवा भी दी थी, क्योंकि उसके जरिए वो हिंदुत्व का कार्ड अपना किया। लेकिन अब उनका कंट्रोल उस पर रहेगा कि नहीं, ये रिस्क खेल असल में जाति का होता है। जाति का ही नहीं, इस किस्म के जितने भी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है उसका, अब इसका रिजल्ट तो संभालना थोड़ा मुश्किल काम है। वो संभला तो जीत जाएंगे। जी जी जी, और यहाँ पर भी अफेक्ट कर सकता है, आपने कहा कि जाटों की नाराजगी, लेकिन जीत सकते हैं। जैसे आपने कहा, जैसे आलोक सर ने कहा कि संघ का प्रभाव है और बहुत ही डिपेंडेबल चेहरा है गजेंद्र शेखावत, जोधपुर जीत सकते हैं। और अगर एक और शब्द लगा लूँ, ओपिनियन पोल के मुताबिक मयंक आसानी से जीत सकते हैं, क्या मैं ये कह सकता हूँ? बिल्कुल आसानी से जीतते हुए नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे दोहरी मार हम लोगों को दिखेगी भाजपा पे। एक तरफ राजपूत समाज रहेगा, एक तरफ जाट समाज रहेगा। तो अगर राजपूत समाज की नाराजगी सही समय तक अगर ख़त्म नहीं होती है, अगर वो एक मुश्त वोट
अगेंस्ट में दे देते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बहुत कड़ा मुकाबला भी देखने को मिल सकता है, बिल्कुल ठीक। जिस तरीके से जाटों की नाराजगी और जो जाति राजनीति जो है अरविंद सर और आलोक सर ने भी जिसका जिक्र किया, मयंक ने कहा कि ओपिनियन पोल भी उसी तरह ही जिक्र कर रहा है। वहीं हनुमान बेनीवाल नागौर से, ये देखिए हनुमान बेनीवाल और आलमपी प्रत्याशी पिछले लोकसभा चुनाव में 8 सीट से जीते थे। जाट वोटर्स में हनुमान बेनीवाल की अच्छी पकड़ है, जातीय समीकरण में बेहद फिट बैठते हैं। जाट वोटर्स में बहुत अच्छी है। बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को टिकट दिया है, लेकिन हनुमान बेनीवाल की पकड़ बहुत अच्छी है और हनुमान बेनीवाल को यहां पर ज्योति मिर्धा जो है वो दे रही है टक्कर। आलोक सर, बेनीवाल बड़ा मैंने कद्दावर नेता है, लेकिन बीजेपी ने महिला वाला जो इस समय है नारी वंदन, उस तरह से ज्योति मिर्धा को, ज्योति मिर्धा का भी, मिर्धा परिवारों का भी बड़ा प्रभाव कांग्रेस की राजनीति से भी रहा और बीजेपी ने भी उनको, जैसे आप अभी कह रहे थे, राजपूत यदि नाराज होता है और जाट को इकट्ठा करता है, राजपूत समाज के जो विद्रोह इस समय दिखाई दे रहा है वो कुछ जाट बहुल सीटों पर फायदा दे रहा है। इसीलिए हमें तो आज कई बार शंका होती है कि कई बार इसी तरह के आंदोलन खड़े किए जाते हैं और उसके बाद उसको शांत कर दिया जाता है। हो सकता है रूपाला को भी बाद में वो शांत हो जाए, क्योंकि अभी कुछ सीटें निकल जाएंगी इस पहले चरण में, तो उसके बाद इसका फ़ायदा लेने की कोशिश की जाएगी और ज्योति मिर्धा का चांस फिर भी बनता है। तो वो आपने कहा अरविंद जी, जो चली थी रूपाला के बयान के बाद आपने कहा कि गुजरात से जो हो राजस्थान को अफेक्ट कर रही है, इस सीट को अफेक्ट कर रही, क्या आपका ओपिनियन क्या, कैसा मुकाबला है हनुमान बेनीवाल? हनुमान बेनीवाल की पॉलिटिक्स बहुत साफ प्रो जाट रही है और वो उसी के लिए पार्टी से अलग भी उन्होंने अपनी इमेज बनाई है, ताकत बनाई है। और बीजेपी से नाराजगी जाटों की सच्ची नहीं है, उनमें सकल सूरत इसी की खराब लगती हो। रिजर्वेशन का वायदा लेके और किसानों के साथ वायदे को मानते हैं जाट लोग कि जो वायदा किया था बीजेपी ने वो पूरा नहीं किया है और बेनीवाल लगातार इन सवालों को उठाते रहे। इसीलिए उनसे अलायंस कांग्रेस ने कर लिया, बीजेपी कोशिश करती रही आखिर तक, लेकिन उनको अपने समाज के नब्ज पे ज़्यादा बढ़िया ढंग से उनका हाथ है, तो उन्होंने बीजेपी से अलायंस नहीं करके कांग्रेस की तरफ गठबंधन की तरफ आने का फैसला किया और बल्कि उनका रुख देख के ही इंदौर में मिर्धा ने भी पाला बदला। ये तो आपने पहले भी राजस्थान का जो वोटर है वो अपने आप में जिसे क्या कहते हैं वोकल भी है और वो बहुत आसानी से वो जो है वो इन्फ्लुएंस भी करता है। वो अगर वोट करता है, अगर कास्ट पे वोट पड़ता है तो वो ठीक उसमें पड़ता है। जाटों की नाराजगी है तो नाराजगी है, उसका अफेक्ट भी पड़ता है और सीट पर पड़ता है और बिल्कुल हमने देखा। तो ये बिग फाइट क्या रही है, ओपिनियन पोल क्या कहता है? नागौर में इस सीट से हनुमान बेनीवाल जो कि आरएलपी से हैं जीत सकते हैं, जैसे कि अरविंद सर भी कह रहे थे जीत सकते हैं, क्योंकि बहुत ही साफ और बहुत ही क्लीन उनकी पॉलिटिक्स रही है। आरएलपी जो कि इस वक्त गठबंधन है, जीत सकते हैं। मयंक, ओपिनियन पोल क्या कहता है, जीत सकते हैं और किस तरीके से जीत रहे हैं? जीत सकते हैं। इन्होंने ज्योति मिर्धा को पहले भी हराया है 2019 में, तो उनके लिए कोई एक केक वॉक हम लोग कह सकते हैं ये रहेगा। और निर्दलीय बहुत देखने को मिलता नहीं। जनरली हम लोगों को निर्दलीय उम्मीदवार इतनी आसानी से जीत रहा हो। तो राजस्थान में हम लोगों की दो फाइंडिंग थी, एक रविंदर सिंह भाटी और एक दूसरे बेनीवाल, ये दोनों निर्दलीय होते हुए भी वहाँ पे निकाल रहे हैं चुनाव और ये उनके लिए केक वॉक रहेगा वहाँ पे। यानी कि कुल मिलाकर के आपने 2 सीटें दी थी अदर्स को, वो 1 सीट ये थी। जी हाँ, बिल्कुल, जो ओपिनियन पोल में दी थी। जी ठीक है, अगली सीट का रुख करते हैं। अगली सीट भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही वीआईपी और बहुत ही ज़्यादा यूँ कहेंगे जिस पर नजर रहने वाली है। अलवर सीट भूपेंद्र यादव है बीजेपी। भूपेंद्र यादव बीजेपी का बड़ा नाम, बीजेपी से हैं और महंत बालकनाथ यहाँ से सांसद हैं फिलहाल। बीजेपी से भूपेंद्र यादव है प्रत्याशी, कांग्रेस से ललित यादव को मिला है टिकट। इस सीट पर काफी रोचक मुकाबला है। चुनाव के वक्त जाति समीकरण यहाँ पर हावी है और जो सांसद है वो इस वक्त विधायक बन चुके हैं क्योंकि चुनाव लड़ा था। लेकिन इस वक्त किस तरीके का मुकाबला है, बेहद रोचक मुकाबला जो है वो इस सीट पर नजर आ रहा है। भूपेंद्र यादव, इस सीट के बारे में अरविंद सर आपसे शुरू करता हूं। अलवर, कांग्रेस ने ललित यादव को टिकट दिया, भूपेंद्र यादव। मुझे बोला, देखिए ये सीट तो यादव लड़ाई के चलते चर्चा में है और उससे भी ज़्यादा भूपेंद्र यादव पहली दफा गए हैं ज़मीनी पॉलिटिक्स पे। इस तरह से संगठन का काम बहुत करके अपने पार्टी में काफ़ी करूँ खबर, लेकिन ज़मीन पे पहली बार वो गए हैं और यादवों का इलाका है। लेकिन यहाँ काफ़ी मुसलमान वोट हैं। राजस्थान के कुछ पॉकेट्स जहाँ मुसलमानों के वोट काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनमें एक सीट ये भी है और वो चीज़ मेरे ख्याल से भूपेंद्र को संभालने में बहुत मुश्किल होगी। कांग्रेस ने भी यादव कैंडिडेट देख के उनको उनका मुकाबला मुश्किल किया है और उसके साथ ये मुसलमान वोट मेरे ख्याल से वो एक मुक्त जाएगा कांग्रेस के हक में। तो लड़ाई काफ़ी टफ है। अगर सामान्य बीजेपी की हवा रही पिछले बार की तरह और मोदी जी की लहर
जैसी शुरू में दिखाई दी है वो चली तो फिर भूपेंद्र निकाल सकते हैं, अदरवाइज उनको मुश्किल होगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि संगठन का काम किया है लेकिन ज़मीन पर उतरे हैं तो ये यहाँ पर डिफिकल्ट भी हो सकता है। आलोक सर, आपका ओपिनियन क्या कहता है? फिर हम देखेंगे कि जनता का ओपिनियन क्या कह रहा है। डी डायनामिक्स का ओपिनियन इंडिया न्यूज़ के साथ। देखिए, मुझे लगता है भूपेंद्र यादव चूँकि पहली बार गए हैं और बहुत ज़्यादा हो चुकी, तो राष्ट्रीय राजनीति में ही उनकी भूमिका, पार्टी के भी काम, राजस्थान के वैसे वो इंचार्ज भी रहे, काफ़ी काम किया पिछली बार, लेकिन उस विधानसभा चुनाव में जब इंचार्ज थे तब तो पार्टी नहीं जीत पाई थी। ऐसी स्थिति में संगठन पर स्थानीय स्तर पर उतना उनका लोग, लेकिन चूँकि बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा अमित शाह जी के बड़े क्लोज हमेशा रहे हैं, उसकी वजह से जो कार्यकर्ता और संघ का सपोर्ट मिलने से उनके लिए रहेगा, वरना उनके लिए बड़ा कठिन है ये सीट जीतना। ये कठिन हो सकता है सीट जीतना। दोनों आप दोनों जो है इसको ओपिनियन को इसी चीज़ में देख रहे हैं कि किस तरीके से हो सकता है। यहाँ पर बिग फाइट जो है वो अलवर से नजर आ रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, लेकिन इसका नतीजा किस तरीके से आ रहा है वो हम आपको बताते हैं। जीत सकते हैं भूपेंद्र यादव, यानी कि ये फाइंडिंग कह रही कि जीत सकते हैं। हालांकि जिस जो सिंसियरिटी जो हमने कहा कि संघ से जुड़े रहे हैं और बीजेपी के लिए जिस तरीके से काम करते रहे, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहे हैं, अब वो छवि जो है वो जनता के बीच जा करके भी पहुंच रही है और भूपेंद्र यादव यहां से जीत सकते हैं। मयंक, आपकी फाइंडिंग ओपिनियन पोल क्या कहता है? जीत सकते हैं कैसे? जातीय समीकरण यहाँ पे बहुत दिलचस्प रहेगा। यादव जो फैक्शन हैं वो बटेंगे दो तरफ, और इसके अलावा कांग्रेस को मुस्लिम समाज का काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, तो काफ़ी नेक टू नेक फाइट है। इतना आसान नहीं रहेगा, लेकिन एज कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है ग्राउंड पे। एज, हालांकि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स यानी कि आलोक सर और रविंद्र जी भी कहा था कि इस तरीके से मुकाबला यहाँ पर जो है कड़ा हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ओपिनियन ये कह रहा है कि वो जीत सकते हैं। अगली सीट कोटा से ओम बिरला, बीजेपी का एक और वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये। ओम बिरला किस तरीके से है? कोटा लोकसभा से ओम बिरला सांसद हैं। इस सीट पर ओम बिरला काफी मजबूत उम्मीदवार है। लोकसभा स्पीकर के तौर पर बड़ी पहचान है। प्रहलाद गुंजल यहां से कांग्रेस प्रत्याशी हैं, लेकिन ओम बिरला जिस तरीके से हमने देखा है कि लोकसभा स्पीकर के तौर पर उनकी जो छवि रही है, जैसे उनका कंडक्ट रहा है, उसको देखा है कि जैसे लोकसभा स्पीकर निष्पक्ष होना चाहिए और उस तरीके की बातें जो है वो जनता तक पहुंची हैं। लेकिन इंडी गठबंधन का बनना, बाकी उसके बाद तमाम चीज़ों का होना, सस्पेंशन होना, वो भी एक एपिसोड था। आलोक सर, कैसी फाइट ये आपको नजर आ रही है? देखिए, ये बड़ा ही दिलचस्प मामला है। जिस तरह से उनके लिए एक चुनौती मैं तो मानता हूँ, क्योंकि बीजेपी हर जगह ताकत लगा रही है और यहाँ पर ताकत लगाने के लिए संगठन का, बीजेपी में जो अंदरूनी कलह रही है वो भी एक समस्या रहती है। उसका भी, चूँकि पहले भी वसुंधरा राजे का गुट दूसरे के खिलाफ, इसलिए ये सब कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर कड़ा मुकाबला है और ये अंतिम क्षणों तक जैसा चलता रहेगा। अरविंद सर, प्रहलाद गुंजल है, ओम बिरला, हालांकि स्पीकर है सब जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो सस्पेंशन एपिसोड, तमाम चीज़ें, इंडिया गठबंधन का बनना, उसके बाद जेल, तमाम चीज़ें, क्या ये भी अफेक्ट कर रहा है? देखिए, बीजेपी में एक, राजस्थान बीजेपी में मैं कहूँगा एक सेंट्रल फिगर थी, वसुंधरा रही हैं। उनको जिस तरह से किनारे किया गया तो काफ़ी सारे लोग दावेदार निकल आए। ओम बिरला भी एक दावेदारों में है। तो दावेदार होने के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन अपने नुकसान भी हैं कि बाकी सारे लोग आपके पक्ष में नहीं होंगे। और कोटा ऐसी सीट है जिसके आसपास का सारा संगठन के हिसाब से कांग्रेस काफ़ी मजबूत है। सचिन की सक्रियता जिन इलाकों में है उनमें ये भी है, तो इसलिए ये टफ होगा, ये सीट, ये आसान नहीं होगा बीजेपी की अंदरूनी कला को संभालना और सारे कार्यकर्ताओं को साथ लेके चुनाव लड़ लेना। वैसे बड़ा नाम है और मेरे ख्याल से अध्यक्ष के तौर पे उनका परफॉर्मेंस बीजेपी के हिसाब से बढ़िया रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन तब भी ये मुकाबला टफ होगा। जाहिर सी बात है, ज़मीन पर जब होता है लोकसभा चुनाव तो जाहिर सी बात है, एक तरफ वो देखती है कि प्रधानमंत्री कौन है, दूसरी तरफ कैंडिडेट देखती है, फिर उसके बाद अपने जो है वो इश्यूज़ देखती है। हम देखते हैं कि आखिरकार यहाँ की जनता ने किस तरीके का ओपिनियन दिया है। जब हम जनता के बीच पहुँचे, उनका ओपिनियन लिया, तो जीत सकते हैं। हालांकि हमारे दोनों एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि जीत सकते हैं। ओम बिरला बड़ा नाम है, लेकिन ये सीट फंस भी सकती थी, ऐसा लग रहा था, लेकिन ओम बिरला जीत सकते हैं, ओपिनियन कह रहा है। मयंक, क्या फैक्टर है? जी, बीजेपी का काफ़ी नामचीन चेहरा है, जो जिसे लोग हमेशा टीवी में देखते रहते हैं और काफ़ी चर्चित चेहरा भी रहा है हमेशा। जो हम लोगों को ग्राउंड की फाइंडिंग है वो ऐसी है कि एक झुकाव लोगों का है इनके प्रति,
तो इनके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। और दूसरा पौने एक 3 साफ लाख सुथरी छवि वाले हैं, मतलब कोई ऐसा व्यवहार जिसका अरविंद जी ने कहा, कोई दूसरे सबके साथ एक जैसे अच्छा व्यवहार, अच्छे से बोलना, उस तरीके वाले भी जैसे सांसद स्पीकर रहे। बिल्कुल। पौने 3 लाख वोट से पिछली दफ़ा वो जीते थे, तो इसके लिए उनके लिए कोई कठिन नहीं रहेगा इस बार ये सीट निकालना। चलिए, ओपिनियन पोल ये कह रहे हैं कि बहुत आसानी से ओम बिरला यहाँ से जीत सकते हैं। अब अगले जो है हम राज्य का रुख कर लेते हैं, वो है बिहार का। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिहार। यहाँ पर बिहार की वीआईपी सीटों पर हाल क्या है, बिहार में किस दिग्गज की बहार है, बिहार में वीआईपी सीटों का अनुमान क्या कहता है। बिहार की तरफ आपको लिए चलते हैं। हमारा ओपिनियन पोल 17 सीटें बीजेपी को सबसे ज़्यादा दे रहा था और जेडीयू उसमें कम थी, लेकिन क्या कहता है बिहारपुर। सबसे पहले बेहद हाई प्रोफाइल सीट इसलिए बन गई क्योंकि हाजीपुर से चिराग पासवान आते हैं, एलजेपी, और हाजीपुर कहीं ना कहीं लेगेसी की लड़ाई थी। हाजीपुर कौन लड़ेगा, तो चिराग पासवान ने कहा कि हाजीपुर हमारे पास ही आनी चाहिए। यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए गठबंधन के साथ है। एलजेपी रामविलास पासवान के प्रभाव वाली सीट है हाजीपुर। पशुपति पारस यहाँ से लगातार कहते रहे कि भैया मुझे ही जो है हाजीपुर मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी जो पार्टी है वही असली पार्टी है। अभी सांसद हैं आरजेडी से शिवचंद्र राम, यहाँ से प्रत्याशी हैं। तो शिवचंद्र राम लेकिन बड़ा चेहरा है रामविलास पासवान के पुत्र हाजीपुर से। पहला रिएक्शन अरविंद सर। देखिए, ये सीट तो मेरे ख्याल से अब उनके परिवार की जैसी बन गई है और ये लड़ाई थी कि भाई लड़ेंगे कि बेटा लड़ेगा, और लेकिन फाइनल चीज़ें जैसा हम सब ने देखा कि हर फैसला बेटे के हिसाब से हुआ है और बेटे को 5 सीट सौंप दी गई और उसने अपने हिसाब से फिर अपने सीटें तय की हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ ज़्यादा मुश्किल होनी चाहिए चिराग पासवान को। वैसे बिहार में जितनी उम्मीद पहले लग रही थी, 39 सीटें एनडीए के पास थी, उस कंपैरिजन में लड़ाई कई जगह से रिपोर्ट हो रही है कि कई जगह से लड़ाई अच्छी हो गई इंडिया गठबंधन की तरफ से भी, लेकिन इस सीट पे मुझे नहीं लगता कि उसका बहुत ज़्यादा असर होगा। वैसे इस सीट में यादव वोटरों की संख्या है बिल्कुल खासी है, अच्छी खासी और तो वो और एक जाति को आप नहीं मान सकते हैं, मुसलमान भी हैं और तमाम फैक्टर जो है यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। लेकिन आलोक सर, लेकिन चिराग जिस तरीके से उनका, हम दोबारा वही शब्द लाता हूँ, एनडीए के साथ भले साथ रहे या नहीं रहे, जो बिहेवियर रहा, जो पिता के लिए वो बात करते रहे, मेरे ख्याल से जनता उस चीज़ को क्या एक्सेप्ट कर रही है आपके मुकाबले। देखिए, चिराग पासवान ने पहले से अपने व्यवहार में भी सुधार किया, थोड़ा प्रैक्टिकल हुए। नीतीश कुमार के साथ लड़ाई, उसको भी एक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जैसा कह सकते गाइडेंस कहें, समझाइश कहें, और अंततोगत्वा परिवार में भी चाचा के साथ जो झगड़ा था, तो उन्होंने कुछ समझदारी दिखा के समझौता किया। तो ये इलाका उनके लिए एक जीत बनाने के लिए निश्चित रूप से ठीक रहेगा और वो जीत सकते हैं इस बार तो पूरी तरह से। वो जीत सकते हैं, आलोक सर कह रहे हैं, और जैसे अरविंद सर भी कह रहे हैं कि चीज़, हालांकि यादव वोट बैंक भी यहाँ पर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो फाइट है वो लेगेसी की रही है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से पहले ही कम किया गया था कि यहाँ पर हाजीपुर जो है चिराग पासवान को ही दिया जाएगा। और जनता क्या कह रही है, ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, इस वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि चिराग पासवान जीत सकते हैं। और ये लड़ाई कहीं ना कहीं मयंक उस लेगेसी की थी कि मैं पुत्र हूँ, इस सीट पर मेरे पिता थे, और उन्हीं के नाम को याद करके अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं, जीत सकते हैं। जनता बाकायदा पुत्र के साथ है। बिल्कुल। और केवल यही एक कारण नहीं था, दूसरा कारण ये भी था कि पिछले 3-4 साल से वो ग्राउंड पे भी रह रहे थे। हाँ जी, काफ़ी वो काम कर रहे थे, लोगों से मिलना, लोगों से जुलना, उनका जो सक्रिय रहना हाजीपुर में एक कारण था जिसके चलते वो हाजीपुर के लिए लड़ के उन्होंने वो सीट लिया। और इसका नतीजा जो है वो ये रहेगा कि पक्ष में उनके काफ़ी सारे सीट्स, काफ़ी सारे वोट्स दिखते हुए मिलेंगे हम लोगों को। चलिए, अगली सीट का रुख कर लेते हैं। बेगूसराय है अगली सीट। बेगूसराय जो अगली सीट है वो बिहार की, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी का हिंदुत्व चेहरा गिरिराज सिंह इस वक्त मैदान में है। वर्तमान में गिरिराज सिंह यहाँ से सांसद हैं, दोबारा बीजेपी से उन्हें टिकट मिला है। सीपीआई से अवधेश यादव यहाँ से प्रत्याशी हैं। इस सीट पर गिरिराज सिंह बहुत मजबूत हैं, बहुत पॉपुलर है। चुनाव के वक्त जाति समीकरण काफ़ी हावी हो जाता है। कन्हैया कुमार को नया टिकट मिला है। कन्हैया कुमार यहाँ से हारे थे और उसके बाद सब इलेक्शन उन्होंने कहा था कि देखिए 40 दिन के लिए जो है वो दिल्ली चले गए हैं, हार के वापस लौट आएंगे। लेकिन लेफ्ट ने दाव एक बार फिर से जो है, या फिर यूँ कहीं कि इंडिया गठबंधन ने दाव एक बार फिर से नहीं लगाया अरविंद सर कन्हैया कुमार पर। बेगूसराय वो चाहते थे, सब जानते हैं, लेकिन
कहा यह जाता है कि चली शायद लालू की और टिकट यहां पर दिया गया है उसी मुताबिक। देखिए, दो चीज़ें हैं असल में। एक, ये सीट पिछली दफ़े की लड़ाई की वजह से काफ़ी चर्चित है और गिरिराज जी ने काम किया है। सारे विवादास्पद बयान देते रहने के बावजूद अपने इलाके में काम किया है, तो ये दो चीज़ें उनके हक में हैं। लेकिन इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि ये पूरा इलाका कम्युनिस्ट पार्टी के लिए लेनिनग्राद कहा जाता था एक दौर में, और लगातार यहाँ से सीपीआई जीतती रही है। और पिछली बार अगर कन्हैया हारे हैं इस सीट पे, तो उसकी वजह गिरिराज जी जितने हैं उससे ज़्यादा आरजेडी का कैंडिडेट वहाँ से था। आरजेडी के जो कैंडिडेट थे वो भी काफ़ी पॉपुलर थे वहाँ, और उन्होंने भी काफ़ी वोट वहाँ और लिया। सिर्फ इसी पे तो नहीं, कन्हैया मतलब नंबर किसी भी 2 तरीके पे का आए, होता ये है, उनके भारतीय लिए सेना कई की बात लोग हो, जीत राष्ट्रवाद की बात मानते हो, और काफी थे। इस मुकर्रर बार हमने देखा आरजेडी गिरिराज सिंह। सीपीआई सब और मिलजुल फाइट के बहुत लड़ आसान रहे भी नहीं है। एक हैं। बार रिजल्ट देख लेते हैं, ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, ओपिनियन पोल का रिजल्ट क्या कह रहा है। एक बार ये देखते हैं यहाँ पर ओपिनियन पोल का रिजल्ट क्या कह रहा है। मयंक ने जिस वक्त फाइंडिंग की और उनका सबसे रिसेंट जो ओपिनियन पोल है वो कह रहा है, हम देख सकते हैं कि ये बड़ी फाइट है, और इस बड़ी फाइट में इस तरीके से जो यहाँ पर बेगूसराय है, गिरिराज सिंह जीत सकते हैं। हालांकि शुरुआत में कहा जा रहा था गिरिराज सिंह को अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, टिकट नहीं मिला है, इस बार टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मयंक बहुत आसानी से जीत रहे हैं क्या? अरे, और ये वन ऑफ द टफेस्ट फाइट बिहार में अगर हम लोग को देखने मिलेगा तो उसमें ये वन ऑफ द सीट्स है जहाँ पे काफ़ी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। गया का रुख कर लेते हैं। जीतनराम मांझी, एक पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि कहते हैं कि हम पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश ये कहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री बनवाया था, लेकिन इस वक्त गया का हम रुख कर लेते हैं। इस वक्त तो दोनों साथ है एक दूसरे के साथ, इसलिए है क्योंकि ये हमसे हैं, एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, हम के खाते में सीट आई है। जीतनराम मांझी खुद लड़ रहे हैं हमसे, जीतन मांझी सीट से प्रत्याशी है। जेडीयू के विजय मांझी यहाँ से हैं सांसद। इस सीट पर काफ़ी रोचक मुकाबला है। मांझी जो जाति समीकरण है इसका इस सीट पर प्रभाव पड़ता है। जीतन मांझी पिछला चुनाव यहाँ से हारे थे, आरजेडी से कुमार सर्वजीत को टिकट मिला है, और जीतन मांझी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि अफेक्ट करता है ये समीकरण। अरविंद सर, संक्षिप्त में वो ये जाति समीकरण। फर्स्ट फेज के जो चारों लड़ाई हो रही है, चारों दिलचस्प है, और ये चारों इलाके मैं कहूँगा कि बीजेपी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, नीतीश कुमार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये सीट गया की सीट खास तौर से, क्योंकि नीतीश और जीतनराम मांझी का रिश्ता बहुत सामान्य नहीं रहा है, तो अगर नीतीश जी का इशारा नहीं होगा तो जीतनराम मांझी मुश्किल में पड़ सकते हैं। अदरवाइज बहुत आसानी से ये सीट वो जीत लेंगे। आलोक सर, देखिए, दलित नेता के रूप में जीतनराम मांझी, और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए और जिस ढंग से उनकी प्रशंसा की, दलित मुद्दे को, डॉक्टर अंबेडकर को याद करके, और नीतीश के साथ भी समझौता, जैसा मैंने कहा कि भाजपा ने जो समझौते कराए हैं उसमें जीतनराम मांझी के साथ भी समझौता किया। थोड़ा दबाव की राजनीति करते हैं, बीच बीच में इधर उधर उनका पलटी हुआ नीतीश को लेकर के, लेकिन इसलिए मुझे लगता है कि जीतनराम मांझी इस इलाके से निकाल सकते हैं। तो हमारी फाइंडिंग क्या कहती है ये भी हम आपको बताएंगे कि जीतनराम मांझी यहाँ से निकाल सकते हैं। गया से जो है किसका लड़ा भारी है, हमसे जीतनराम मांझी प्रत्याशी हैं, तो यहाँ पर ओपिनियन पोल ये कहता है कि जीत सकते हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों एक साथ हैं, तो फिर जैसे पीएम का यहाँ पर रैली करना, और जीत सकते हैं जीतनराम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। मयंक, फाइंडिंग आपकी? दूसरा कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा इस सीट पे। काफ़ी मुश्किल है ये सीट जीतनराम मांझी के लिए, जो पहले ही 3 बार चुनाव हार चुके हैं। ये काफ़ी मुश्किलात हम लोग को ग्राउंड पे भी देखने को मिला। वहाँ के सामाजिक समीकरण फेवरेबल नहीं है, लेकिन नेक टू नेक फाइट है, और इसलिए मोदी जी शायद यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। चलिए अगली सीट का जिक्र करते हैं। पाटलिपुत्र, मीसा भारती यहाँ से आरजेडी का चेहरा है। मीसा भारती लालू यादव के पुत्री, और यहाँ पर वो कहते हैं परिवारवाद हमारा परिवार है, इस कारण से हम जो है हमारे बच्चे लड़ रहे हैं। लेकिन क्या मीसा भारती के आगे क्या होगा? मीसा भारती यहाँ से प्रत्याशी तो हैं, पिछले 2 टर्म से रामकृपाल यादव जो बीजेपी के सांसद हैं उन्हें दोबारा से टिकट मिला है, और बीजेपी के फेवर में सीट में जाता है, या जाति समीकरण करता है, या पिता पुत्री और परिवार का जो मोह है, जो लालू यादव ने कहा कि देखिए ये तो परिवार है, क्योंकि इस बार लालू यादव काफ़ी एक्टिव नजर आए हैं। आरजेडी से मीसा भारती यहाँ से प्रत्याशी हैं। बिग फाइट है फिलहाल ये नजर आ रही है। एक कमेंट टोक सर। देखिए, मीसा भारती के लिए बड़ी मुश्किल है, अभी उनके ईडी के और सब केसेस भी चल रहे हैं, और वो बहुत संकट में है, तो पहले वो करें, पार्टी उधर ध्यान देते नहीं है। लालू यादव की विरासत के रूप में
उनकी बड़ी प्रिय बेटी रही है। अब तो अपूर्णा भी है, सारे ही बेटे उनके बेटियां लालू यादव पूरे परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है मीसा भारती को इस बार ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि रामगोपाल यादव भी सर दावत देता है। बेटे को मुख्यमंत्री बनवाना है, अब बेटी को संसद पहुंचाना है। जनता क्या कहती है, ओपिनियन पोल एक बार दिखा देते हैं, क्या है इसका रिजल्ट एक बार बताइए। क्योंकि यहाँ पर मीसा भारती, आलोक सर कह रहे हैं कि मुश्किल है, हार सकती है। ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि लालू यादव की पुत्री है, मीसा भारती को टिकट है, वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हार सकती है। मयंक, आपकी फाइंडिंग? हम लोग हालांकि हमने उस दिन भी जिक्र किया था, आपने कहा था कि बताऊंगा। काफ़ी दिलचस्प है ये पाटलिपुत्र। आप देखेंगे यहाँ के 6 विधानसभा सीट में इंडिया अलायंस के घटक दलों का कब्जा है, और लोकसभा में ये पिछले 3 बार से भाजपा के पास पक्ष में जा रहा है ये सीट। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली को रिलेट करता है। विधानसभा में यहाँ के वोटर्स बहुत स्मार्टली एक और बहुत इंटरेस्टिंग इंडिया अलायंस को देते हैं। पूर्णिया की लोकसभा में मैंने आपसे पूछी थी पूर्णिया में क्या हो रहा है, क्योंकि पूर्णिया में ये मुकाबला जो है, देखिए इंडी गठबंधन का पार्ट बने, कांग्रेस का पार्ट बने, लेकिन खुद खड़े हो गए निर्दलीय। ये है पप्पू यादव, इस चुनाव में काफी चर्चा में सीट आई। पप्पू यादव यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार है, आरजेडी से बीमा भारती प्रत्याशी है। इस सीट पर अब की बार रोचक मुकाबला है। जेडीयू से संतोष कुशवाहा को टिकट मिला है, संतोष कुशवाहा, और यहाँ पर बीमा भारती है। कुल मिलाकर के ये मुकाबला भी देखिए क्या कड़ा है। आलोक सर, एक कमेंट आपका छोटा सा। ये त्रिकोणीय मुकाबला है, और इसलिए प्रधानमंत्री आज फिर गए थे, पूर्णिया भी गए हैं, और लगातार नीतीश कुमार भी संतोष कुशवाहा के लिए इंटरेस्टेड रहे कि उनको जिताया जाए। पप्पू यादव इस मुकाबले में, चूँकि आरजेडी ने उनके साथ जिस तरह से धोखा किया, उनको निर्दलीय खड़ा होना पड़ा, और ऐसी स्थिति में पप्पू यादव मुश्किल में पड़ गए। वरना पप्पू यादव अभी भी काफ़ी टक्कर अच्छी देने वाले हैं, लेकिन चूँकि कांग्रेस और आरजेडी के चक्कर में उनका नुकसान हो रहा है, और जेडीयू उस सीट को निकाल सकती है। जेडीयू सीट को निकाल सकती है, ये भी एक बहुत बड़ी बात कही है। कुल मिलाकर के सीट का रिजल्ट क्या कहता है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। हार सकते हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव जो है, जो ये अरविंद सर लगातार हमारे साथ कहते रहते हैं, ऐसा नहीं कि पप्पू यादव जो है कि यहाँ पर खड़े हो जाएं और पूर्णिया ही पप्पू यादव है, तो ये बहुत कह रहे हैं कि हार सकते हैं पप्पू यादव। मैं छोटा सा कमेंट आपका, ये फाइंडिंग क्या कहती है? ये सीट इंडिया अलायंस ने बीजेपी को झोली में दे दिया है। अगर ये ज़रूरी नहीं था, अगर इनके सिर्फ एक कैंडिडेट रहते इस सीट पे तो ये तगड़ा मुकाबला था, और ये सीट कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के पक्ष में रह करके खड़ा होना। आपने कहा कि बहुत टफ, लेकिन यहाँ पर पूर्णिया हार रहे हैं पप्पू यादव। ओपिनियन पोल लगातार ये कह रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लगातार ये खबर जारी है।